Previous classes we have seen many things related to velocity time diagram. हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ काइनेटिक्स में, बस शायद आज की क्लास लग जाएगा। उसके बाद हमें क्लास 11 वाला काइनेटिक्स देखना पड़ेगा थोड़ा, जिसमें कैलकुलस भी घुसेगा, हाँ बाकी सब चीज़ें भी आएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बुक में देखोगे व्हाट यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, तो बुक में डेफिनेशन लिखा होगा। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज व्हेन ए मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? एनीवन who wants to say? अंकित दास, अंकित कुमार दास, क्या आप शेयर करोगे व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? नो। आदित्य पंडा, वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? नहीं। यस सर। हाँ बताओ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? एनीवन? Having straight line. No, 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 no. Anyone who wants to say what is uniform acceleration motion? What you mean by uniform acceleration motion? Which travels in a constant acceleration. Oh, correct. Correct. You are correct. Travels with a constant acceleration. If you go for your book and you try to see what is uniform acceleration motion, you will see what is written in the book. It is written, if a body undergoes equal change in velocity in equal interval of time, then it is said to be under uniform acceleration motion. Correct. Instead, equal change in velocity in equal interval of time, change in velocity by time, is nothing but acceleration. It should have been modified. If a body undergoes a constant acceleration, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है लोअर लेवल में, लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। आप आपके टीचर को ही पूछोगे तो वही बोलेंगे, if a body undergoes equal change in velocity in equal interval of time, then it is said to be in uniform acceleration motion. But सोचो तो, in the name itself the meaning is there. जैसे हम कहेंगे कि ये wall is uniformly colored. यूनिफॉर्मली कलर्ड मतलब सिंगल कलर है कि कलर का स्ट्राइप्स है? क्या कहोगे? डिफरेंट कलर का स्ट्राइप्स है कि सिंगल कलर है? यूनिफॉर्मली कलर, सिंगल कलर है। दैट मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। लेकिन जब हम एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन को ऐसे समझते हैं, कैसे? इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इस डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे तो कभी कभार हमें ऐसा तकलीफ फेस करना पड़ेगा जहां पर कोई मोशन को देख के हम बता नहीं पाएंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं, है ना? अच्छा बताओ, एक्सीलरेशन के चलते चेंज इन वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन होता है? Change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन होता है। देखो ये जो बेस है ना, बेस पे ही गड़बड़ है। सोचो आप जब गाड़ी में जाते हो, गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, तब आप एक्सीलरेटर दबाते हो कि एक्सीलरेटर दबाते हो तो स्पीड बढ़ता है? Yes. That means acceleration is the cause of change in velocity. Change in velocity is the effect of acceleration. When you define certain quantity by its effect, you don't write it is defined as, you say it is given by. It is more appropriate to say acceleration is given by rate of change in velocity, or it is wrong to say that acceleration is defined as rate of change in velocity, because you are defining acceleration in terms of its effect. चेंज इन वेलोसिटी होता है जब एक्सीलरेशन होता है,
है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी के पास वेलोसिटी है नहीं और उसके पास एक्सीलरेशन है। क्या ऐसा हो सकता है? ए बॉडी हैज नो वेलोसिटी बट सम एक्सीलरेशन। यस, व्हेन यू ड्रॉप दिस पेन फ्रॉम रेस्ट, its initial velocity is 0 but there is some acceleration g in the downward direction, है कि नहीं? तो acceleration is given by change in velocity. Acceleration is the cause, change in velocity is the effect. Then who is the cause of acceleration? What causes a body to accelerate? कब कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है? ये नहीं कहेंगे कि yes, now you come to the point. हम ये नहीं कहेंगे कि जब बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी होता है तब वो एक्सीलरेट करता है। नहीं, एक्सीलरेट करता है तब भी चेंज इन वेलोसिटी होता है। फिर एक्सीलरेट क्यों करता है भाई? एक्सीलरेशन का बाप कौन है? फोर्स। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी एक्सीलरेट्स, है ना। और एक्सीलरेशन का बेसिक फॉर्मूला भी आपको मालूम है, फोर्स बाय मास, जो कि न्यूटन लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोई बॉडी अगर मोशन में है उसका मास तो कांस्टेंट है और वो बॉडी का मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कहेंगे अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब कोई बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है कब कहेंगे? जब उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। इफ ए कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, obviously its acceleration will be force by mass. Is that clear? So we go back to the definition again and we redefine. Uniform acceleration motion का मतलब हुआ constant acceleration, ठीक है। A body is said to be in uniform acceleration motion if it is driven by a constant force। ध्यान रहे, a constant force। डेफिनेशन इतना दमदार होना चाहिए कि वो डेफिनेशन से हम किसी एक मोशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन या नहीं पहचान पाए। अगर हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इज दैट मोशन वेयर द बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज इट इज गिवन इन द बुक, but that definition will not help you to recognize a particular motion as uniform acceleration motion or not. But now you see, suppose I say a body here I am using the definition, a body is said to be in uniform acceleration motion if it is driven by a constant force। अगर कोई बॉडी के ऊपर constant force आ रहा है थ्रू आउट द मोशन तो हम कहेंगे उसके ऊपर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। कांस्टेंट फोर्स मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर हम कहेंगे ये जो मोशन है, मैं आपको कुछ मोशन दिखा रहा हूं, आपको बताना इनमें से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन क्या है। जैसे हम यहां से कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंके, गया ऊपर आया नीचे, ठीक है, ऊपर जाके नीचे आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ है? हुआ यूं है कि कोई एक हम कहेंगे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, वो भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यू नो द चार्ज हियर इज ए पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तीसरा हुआ कि सपोज हम कहेंगे हियर इज ए स्प्रिंग अटैच्ड टू ए ब्लॉक, यू गिव इट ए किक, द स्प्रिंग स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, इट इज अंडरगोइंग ए ऑसिलेटरी मोशन। say the fourth one, a ball projected like this goes up, comes down to ground again। अब आपका जो पुराना डेफिनेशन है, if a body undergoes equal change in velocity in equal interval of time it is said to be in uniform acceleration motion, वो वाला डेफिनेशन को यूज करके क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? चेंज इन वेलोसिटी मेजर करना कितना डिफिकल्ट है यहाँ पर। बट सी आवर डेफिनेशन, हम लोग का डेफिनेशन क्या कहता है? इफ इट इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। लेट अस ऑब्जर्व, ये चीज को हम ऊपर फेंक दिए, जब ये ऊपर जा रहा था हवा में, उड़ते हुए गया नीचे आया, जब यहाँ पर था और ऊपर जा रहा था, व्हाट वाज द फोर्स? जब ये पेन को हमने ऊपर फेंक दिया, ये ऊपर जा रहा था, जाते वक्त उसके ऊपर फोर्स क्या आ रहा था? इसका वेट वाज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो आप कहोगे इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा था वो क्या था? इट वाज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में था तब उसके ऊपर क्या फोर्स था? mg। जब वो गिर रहा था, यहाँ पर आया था, तब उसके ऊपर क्या फोर्स था? mg। So throughout the motion, everywhere it was experiencing a constant force।
means a force of constant magnitude in the same direction. So the force is constant, the body is being driven by a constant force. Yes, it is a uniform acceleration motion. Well, here an electron is revolving around the nucleus in a circular path. Here is a positive charge, electron is a negative charge. You know there is a force of attraction which depends upon the magnitude of the charges and the distance between them. As it is moving in a circular path, the distance is always same, charges are always same. Can you say the force is constant? Remember, a force will be said to be constant if its magnitude as well as direction are constant. Here, the magnitude of force may be constant on the electron for any position of the electron. But you see, when the electron was here, the force was like this. When the electron was here, the force was like this. The direction of force on the electron is continuously changing. As force is a vector and its direction is changing, you will say force is not constant. If force is not constant, acceleration cannot be constant. If acceleration is not constant, it is not a uniform acceleration motion. समझ में आया? It is not a uniform acceleration motion. ये जानना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि हमारे पास ढेर सारे मोशन इक्वेशंस है. v equal to u plus at, s is equal to ut plus r square, v square is equal to u square plus 2s. ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन इक्वेशंस हमारे पास है. And those equations are valid only for uniform acceleration motion. मान लो कि ऐसा कोई मोशन में हम v equal to u plus at लगा दिए तो गया काम से. It is not a uniform acceleration motion. You cannot apply. समझ में आया? अच्छा. Now think of this case. When you give a kick to this block, the block goes this direction, pulled back, goes and it oscillates. जब वो ब्लॉक मूव करते करते आके यहाँ पे पहुंच गया था, तो स्प्रिंग उसको क्या कर रहा था? स्प्रिंग उसको उल्टा खींच रहा था. जब वो ब्लॉक आके यहाँ पे पहुंच गया था, स्प्रिंग उसको पुश कर रहा था. कभी स्प्रिंग इसको पुल करता है तो कभी स्प्रिंग इसको पुश करता है. मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द ब्लॉक इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. नॉट ओनली दैट, मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग. सो दिस इज आल्सो नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. इसके लिए हम v इक्वल टू u प्लस at वगैरह नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है ना. वो इक्वेशन तो है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. अच्छा, Now I hope इतना बताने के बाद आप लोग मुझे बता सकते हो कि केस D is a case of uniform acceleration motion or not. Once I throw this ball into air while flying, here the force is mg. Here the force is mg. Here the force is mg. That means a constant force is acting on it. Constant force is acting. The force is constant in magnitude as well as direction. Yes, it is a uniform acceleration motion. So, it is not necessary that, as someone told at the beginning, it is not necessary that if something is moving in a curved path, it is not in uniform acceleration motion. It is not necessary that uniform acceleration motion means a motion along straight line. No, it all depends upon how is the force acting. This type of motion, where the motion is along a straight line, is called motion in one dimension. Where the motion is along a plane, you call it motion in two dimension. And both of these motions are there in our syllabus. ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. अच्छा, तो हमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गया. और कौन सा मोशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, वो भी समझ में आ गया. अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे. पॉइंट नंबर 2, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन वन डायमेंशन मींस along a straight line. मोशन along a straight line. अच्छा, पहला हुआ कि the velocity versus time diagram we know is a straight line. हम लोग पहले भी देख चुके हैं. Velocity versus time diagram is a straight line with slope representing the acceleration and area under diagram. Area under diagram giving
द डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये चीज तो सर मालूम है। नया क्या है? नया कुछ नहीं, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विथ। नाउ वी कुड सी दैट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along a straight line is a VT diagram having straight line VT diagram. Suppose I say here is a uniform acceleration motion depicted like this. Say here initial velocity is u and say the final velocity is v after a time t. Okay, तो ये हो गया velocity time diagram। हम ऐसे कर रहे हैं, ये टाइम है। तो अभी हमें मालूम है कि जो VT डायग्राम है इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन। तो हम क्या कहेंगे? स्लोप is acceleration, but what is slope? Slope is tan theta. If it is making some angle theta here, then slope is tan theta. Tan theta is acceleration A. So what is tan theta? Tan theta is, you know, in this triangle, tan theta is perpendicular by base. What is the perpendicular here? This total height is v, this height is u, so the difference in height is v minus u. V minus u. What is the base length? Base length is t and that is equal to a. तो पहला इक्वेशन जो हमें मालूम था वो हमारे सामने आ गया, v is equal to u plus at। सबको मालूम है, इतना पॉपुलर है, बच्चा बच्चा को मालूम है ना? तो v is equal to u plus at we are getting because the slope is representing acceleration. Well, now let us see what else we can derive from the velocity time diagram. अब देखेंगे bit number 3. Now what are the area under the diagram? Area under diagram is equal to displacement। अच्छा, तो ये डायग्राम को थोड़ा देखो तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u था और ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मालूम है u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स। ठीक है, ये सब जाना पहचाना फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं फटाफट लिख दूंगा, प्लीज कोऑपरेट। तो इसमें बस हमारा काम है पूरा करना, इसलिए पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये आई डोंट फील गिविंग मोर टाइम टू दिस थिंग्स। तो हमें एरिया ऑफ द डायग्राम निकालना है और ये एरिया पता करना है। तो ये एरिया को अगर हम S कहेंगे तो क्या मिला है यहाँ पर? पहला चीज जो समझ में आया, S इज द एरिया ऑफ द डायग्राम। क्या? ये ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का एरिया होता है हाफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स u प्लस v इंटू t। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। S इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू t। इससे पहला चीज जो हमारे सामने आया वो ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू नो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इट इज u प्लस v by 2। रिमेंबर, फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन must not forget the conditions। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन वन डायमेंशन ओनली इन स्ट्रेट लाइन। ये चीजें तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बड़े कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन के साथ आपको फॉर्मूला हर जगह मिल जाएगा, बट दी कंडीशंस अप्लाई लिखे रहता है ना, वो कंडीशंस अप्लाई विल नॉट बी देयर। कंडीशंस क्या हुआ? इट शुड बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन तो समझ में आया, अलोंग स्ट्रेट लाइन बोल के इसमें से कैसे पता चला? अरे बाबा, स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो क्या वेलोसिटी टाइम डायग्राम कर पाते? वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो क्या हो गया? तो ये जो एवरेज वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला आया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये कब होता है? फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अच्छा, दूसरा चीज है कि S तो मिल गया हमें, u प्लस v
v/2 इंटू टी। अगर हम v का जो पहले से वैल्यू निकाले हैं उसको डाल देंगे तो v का वैल्यू क्या निकालें, u प्लस 80। अच्छा, u प्लस 80/2 इंटू टी कर देंगे तो क्या होगा, u प्लस u हो गया 2u/2 हो गया u, ये हो गया हाफ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो what you find, you get another very popular formula that you already know, that the displacement is ut plus half it square. Don't mistake this one as distance, remember this is displacement। माइनर क्लासेस में इसको डिस्टेंस लेके कर देते थे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन टी से कितना हो गया, ut प्लस हाफ it स्क्वायर। Third thing, we want to derive one more relation for this। और क्या रिलेशन आएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की बात चल रहा है, आपको ये सब चीजें मालूम है, कोई नया चीज मैं नहीं बता रहा हूं। बीट नंबर 4 में मैं बताना चाहूंगा कि अगेन अभी जो हम देखे S इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू टी, हम बात कर रहे हैं किसमें, इसी पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं। S इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू टी, इसी स्टेटमेंट को लेके तो ये सारा चीज निकला है। अच्छा, तीसरा चीज क्या निकल रहा है, देखो हमें मालूम है कि v माइनस u इज इक्वल टू u प्लस 80, मतलब t इज इक्वल टू v माइनस u/a। हाँ, ये बात मालूम है। thus we can write S is equal to u plus v/2, t की जगह v minus u/a। बड़ा मैजिक वाला चीज आ गया, सबको मालूम है u plus v इंटू v minus u, v plus u इंटू v minus u क्या होता है, कोई फॉर्मूला, v plus u इंटू v minus u, कोई एक फॉर्मूला निकल के आता है, अलजेब्रिकल फॉर्मूला, यस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। और हमें प्यारा सा दूसरा फॉर्मूला आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ, ये बात हुआ, ठीक है, ये बात हो गई। सो व्हाट यू फाइंड, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन आपके पास अभी तक 4 फॉर्मूले आए हैं, v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, and average velocity between any two instants is half of sum of instantaneous velocity at those two instants। मान लो कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है, एक समय में उसका वेलोसिटी v1 था, कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी v2 था, तो उस पीरियड में जब v1 से v2 हुआ, उस पीरियड में एवरेज वेलोसिटी क्या था, v1 प्लस v2/2। शुरू में u था, कुछ समय के बाद v था, इस पीरियड में एवरेज वेलोसिटी क्या था, u प्लस v/2। एवरेज वेलोसिटी हो गया, कहां गया ये, हाँ, u प्लस v/2, ठीक है। नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 4। हम लोग बीट नंबर 3 देख चुके हैं, बीट नंबर 4 और ढेर सारे फॉर्मूला आपको बताना है, मैं क्या करूं, यहाँ तक की चीजें शायद आप लोगों को मालूम था माइनर क्लासेस में। अब मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, शायद जो सब आप नहीं जानते होंगे, क्या मालूम आप में से कुछ अच्छे लोग होंगे जानते होंगे। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन, किसकी बात कर रहे हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में, ध्यान रखना, कंडीशन मत भूल जाना। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है जो यहाँ से चलना शुरू किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सीलरेशन a। सपोज हम कहेंगे t इक्वल टू 0 से वो चलना शुरू किया, t इक्वल टू 5 में वो यहाँ पे था, यहाँ तक पहुंच गया था। सपोज t इक्वल टू 6 में वो यहाँ पर पहुंच गया था, तो आप इसको क्या कहोगे, डिस्टेंस मूव्ड इन 5 सेकेंड्स, इतना दूर गया। डिस्टेंस मूव्ड इन 6 सेकेंड्स, इतना दूर गया। ये समझने वाली कुछ तो बात है ही नहीं। डिस्टेंस मूव्ड इन 5 सेकेंड्स कितना होगा, ut प्लस हाफ a स्क्वायर, u इंटू 5 प्लस हाफ a 5 स्क्वायर। डिस्टेंस मूव्ड इन 6 सेकेंड्स, u 6 प्लस हाफ a 6 स्क्वायर। अच्छा, ये सब निकालना आता है।
अब मैं निकालना चाहता हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द 5th सेकेंड। 5th सेकेंड मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 फर्स्ट सेकेंड हुआ, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकेंड सेकेंड, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 थर्ड सेकेंड, t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4 फोर्थ सेकेंड, t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 फिफ्थ सेकेंड, t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 6 सिक्स्थ सेकेंड। तो ये जो समय है t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 6, ये क्या है, ये कौन सा इंटरवल है, इट इज द सिक्स्थ सेकेंड, है कि नहीं। एंड दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द सिक्स्थ सेकेंड ऑफ मोशन, ठीक है। सिक्स्थ सेकेंड ऑफ मोशन में ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 seconds, this is the displacement in 6 seconds, and you must be able to understand displacement in 6 seconds and displacement in 6th second। क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, 6 सेकेंड और 6th सेकेंड दोनों अलग अलग चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, तो अब हमें अगर कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड ऑफ मोशन, तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। तो 10 सारा डिस्कशन से हमें पता ये चला कि डिस्प्लेसमेंट इन द 6th सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। अगर हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन, तो क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये चीज में सबको समझा पाया, n-1 n, यस। तो क्या लिखेंगे, पता चला डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन, ये डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है, n सेकेंड में कितना जाएगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर। अच्छा, n-1 सेकेंड में कितना जाएगा, un-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर एक काम छोड़ता हूं, इसको एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, काट पीट करो, मिलेगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इतना काम तो आप कर सकते हो। यू जस्ट एक्सपांड दिस वन, देखोगे सारे लाइक टर्म्स कट जाएंगे और बाकी जो बच जाएगा ये होगा नेक्स्ट इक्वेशन। क्या, द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बीट नंबर 5, नेक्स्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो कोई पार्टिकल अगर मोशन में है, इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, एक्सीलरेशन a है, तो उसका nth सेकेंड में कितना दूर जाएगा, इट इज u प्लस a/2 इंटू 2n-1। फाइन, बीट नंबर 5, if a particle starts from rest and moves with constant acceleration such that it travels distances x1, x2, x3, etc. in consecutive equal time intervals। बड़ा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद नहीं रखोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। इंटरवल्स ऑफ t0 seconds, then x1 is to x2 is to x3, ये सब जो रेशियो है v1 is to 3 is to 5। बड़े काम की फॉर्मूला है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना पड़ेगा, कोई एक्सप्लेनेशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्कूल वाले नहीं बताएंगे। मेनी ऑफ द स्कूल बुक्स डू नॉट हैव दिस।
हाँ, कुछ जेई बुक्स में मिल जाएंगे। पहले मैं समझाता हूँ क्या लिखा हूँ। इफ ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 में चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी था 0। अच्छा, एंड इट ट्रेवल्स मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कुछ एक्सीलरेशन है, कितना है मालूम नहीं है, जो भी है कांस्टेंट है, मूव करने लगा। It travels distances x1, x2, x3, etc. in consecutive equal time intervals of t0 सेकंड। मतलब पहला t0 सेकंड में यहां से यहां तक जाने के लिए उनको t0 सेकंड लगा, डिस्टेंस गया x1। अगला t0 सेकंड में ऑब्वियसली स्पीड बढ़ गया था, अब कुछ ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, कितना डिस्टेंस गया x2। नेक्स्ट t0 सेकंड में कितना गया, और भी ज्यादा गया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है x3, like this. Next t0 में x4 and so on. It is all moving with constant acceleration. क्या दिया है? It is moving with constant acceleration. तो क्या बोल रहा है? x1 plus x2, sorry, x1 is to x2 is to x3 is equal to 1 is to 3 is to 5. The distance is moved in consecutive equal time intervals. Equal time intervals are in the ratio 1, 3, 5, 7, 9, 11 like this. प्रूफ करना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, बहुत ही आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे, स्पेस कम क्यों लेंगे, खुली स्पेस लेंगे। हम बात कर रहे हैं कोई बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट स्टार्ट किए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो रहा है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ये पहला t0 सेकंड में, ये दूसरा t0 सेकंड में, ये तीसरा t0 सेकंड में, मतलब ये अगर t0 हुआ, ये 2t0 हुआ, ये 3t0 हुआ एंड सो ऑन, ठीक है, ये सब निकालना, ठीक है। ठीक है, हम कहेंगे कि ये जो हमारा डिस्टेंसेस है, आप वेलोसिटी टाइम डायग्राम से निकालोगे तो चलेगा, कैसे भी निकालोगे तो चलेगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ का वेलोसिटी है v1, यहाँ का वेलोसिटी है v2, यहाँ का वेलोसिटी है v3। बोला पहला t0 सेकंड में जो डिस्टेंस गया वो क्या है, इट इज इक्वल टू x1। दूसरा t0 सेकंड में जो डिस्टेंस गया वो क्या है, x2। तीसरा t0 सेकंड में जो डिस्टेंस गया, t0 सेकंड में जो डिस्टेंस गया वो क्या है, x3। बोल रहा है कि दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया दे आर इन द रेशियो 1:3:5, है ना। द एरियाज आर इन द रेशियो 1:3:5, ये हमें प्रूफ करना है। वेरी इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं, वेरी इजीली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, और tan थीटा लिया जाए तो v1/t0, हम कहेंगे हियर व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा अगर ये एंगल को थीटा कहेंगे, tan थीटा इज v1/t0, और ये v2 था, इट इज v2/2t0, और इट इज v3/3t0। अच्छा, ये सब बात है क्या? अच्छा ठीक है, चलो ये पूरा चीज को हम कहेंगे k। सपोज ये कांस्टेंट कोई स्लोप है और एक्सीलरेशन तो a है, तो ये tan थीटा इज स्लोप a। चलिए पहला वाला एरिया, व्हाट इज x1, द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट t0 सेकंड्स। ओके, फर्स्ट t0 सेकंड में क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट v1t0, v1t0, और v1 कितना है, at0, v1 इज at0, सो v1 की जगह अगर at0 डाल देंगे, हाफ at0 स्क्वायर। x2 क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड इन द नेक्स्ट t0 सेकंड। नेक्स्ट t0 सेकंड मतलब ये समय में, नेक्स्ट t0 सेकंड में कैसे निकालेंगे, ये अभी ट्रापेजियम जैसे दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ v1 प्लस v2 बाई 2, सॉरी हाफ तो कर लिए, बाई 2 करने की जरूरत नहीं, इनटू ये डिस्टेंस कितना है, t0 नहीं, तो हम v2 के जगह लिख सकते हैं 2at0, v1 के जगह at0। देखो ध्यान से,
v1 के जगह लिख सकते हैं a_t0, v2 के जगह क्या लिख सकते हैं a2t0। सो a_t0 a2t0 मिलके हो गया 3a_t0, बाहर t0 था, t0 स्क्वायर नीचे था 2, तो x2 इज कमिंग 3 टाइम्स हाफ a_t0 स्क्वायर। क्या आप में से कोई मदद करके मेरे को निकाल देगा x3? पहले आपको x3 का मतलब समझ में आना चाहिए। व्हाट इज x3? x3 is the displacement moved in the next t0 seconds, third t0 second, not in 3t0, it is in the third t0 second। ध्यान से देखो, the particle travels x1 x2 x3 etc in consecutive equal time intervals of t0 seconds। हर एक t0 सेकंड में कितना जा रहा है? पहला t0 में x1, नेक्स्ट t0 में x2, नेक्स्ट t0 में x3 एंड सो ऑन। तो x3 क्या है? x3 ऑब्वियसली इज दिस एरिया। ये एरिया कैसे निकालेंगे? इट इज हाफ ट्रापेजियम का एरिया। हाइट कितना है? v2। ये हाइट कितना है? v3। अच्छा, दैट इनटू t0। अच्छा, v2 कितना है? v2 इज 2a_t0, v3 3a_t0, 2a_t0 3a_t0 मिला तो क्या हो गया? 5a_t0। 5a_t0 इनटू t0 is 5a_t0 का स्क्वायर बाय 2। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो तो x1 by x2 by x3 क्या रहा है? दिस बाय दिस, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 5 गुना है। सो इट इज 1:3:5 और भी आगे होता 7 9 ऐसे चलते। So if a particle starting from rest moves with constant acceleration, the displacement in consecutive equal time intervals are in the ratio 1:3:5। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. समझा पा रहा हूँ ना? Yes, 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 yes। ठीक है, ठीक है। बेहतर समझने के लिए we can have some questions, but before that, bit number 6। बिट नंबर 6, आपको ये फॉर्मूला ना ही इसका प्रूफ कोई पूछने वाला है, बट आपको मालूम रहेगा तो न्यूमेरिकल करने में आसान रहेगा। बिट नंबर 6, बिट नंबर 6 कहता है, इस केस में क्या था? द पार्टिकल वाज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसमें क्या है? पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये कंडीशन दिया नहीं है। हो सकता है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर ए पार्टिकल in uniform acceleration motion along straight line, if x1 x2 x3 etc are displacements in consecutive equal time intervals, then पहले तो वही था, पहले जो था x1 x2 x3 अब भी वही है। then remember, then x1 x2 x3 etc are in AP, मतलब x2 minus x1 will be x3 minus x2 will be x4 minus x3 and so on। समझ में आ रहा है? अब इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला वाला केस क्या था? यही था, विद द कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी वाज आल्सो 0। लेकिन ये वाला केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस केस में। तो आप कहोगे जो x1 x2 x3 डिस्टेंसेस है दे आर इन AP। ठीक है, दे आर इन AP। लेट मी एक्सप्लेन यू द स्टेटमेंट फर्स्ट। बोल रहा है कि कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, मालूम नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। तो क्या हुआ कि कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में, मान लो हम t0 सेकंड की इंटरवल लेते हैं। पहला t0 सेकंड में वो कितना दूर गया? x1। दूसरा t0 सेकंड में वो कितना दूर गया? x2। तीसरा t0 सेकंड में कितना दूर गया? x3।
देखो जैसे जैसे वो जा रहा है, क्योंकि वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, स्पीड बढ़ रहा है, तो हर t0 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, मतलब x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 एंड सो ऑन। बोला ये जो x1 x2 x3 डिस्टेंसेस हो जा रहा है, दे आर इन AP, मतलब दे हैव ए कॉमन डिफरेंस। प्रूव कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं थोड़ा सा प्रूफ आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एबिलिटी भी होना चाहिए। कोई आपको नहीं पूछेगा, ना ही कोई आपको ये फॉर्मूला पूछेगा, ये फॉर्मूला आपका हिडन ट्रेजर में होना चाहिए। प्रूफ क्या है? पहला t0 सेकंड में x1 गया, मैं सीधा वैल्यूज लिखना चाहता हूँ। कोई पार्टिकल स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी u, मूव कर रहा है एक्सीलरेशन a में, t0 सेकंड में कितना दूर जाएगा? ut0 प्लस हाफ a t0 स्क्वायर। हाँ ठीक है। अच्छा, x1 प्लस x2 डिस्टेंस जाने के लिए उसको कितना समय लगा? x1 प्लस x2 डिस्टेंस जाने के लिए उसको समय लगा 2t0। यहां से चलना शुरू किया था, 2t0 टाइम में कितना दूर जाएगा? u इंटू 2t0 दैट इज 2ut0 प्लस हाफ t0 की जगह क्या लेंगे? 2t0 का स्क्वायर। नहीं? अच्छा, ये दोनों को देखो, इसमें से अगर हम x2 निकालना चाहेंगे, दिस माइनस दिस कर लेंगे, दिस माइनस दिस कर लेंगे, तो 2ut0 माइनस ut0 बच गया ut0, नहीं ut0। और इसको देखो, हाफ, सॉरी यहाँ पर a मिसिंग है, हाफ a 2t0 का स्क्वायर, 2t0 का स्क्वायर मींस 4t0 स्क्वायर, so it is 4 times half at0 square. This whole thing is 4 times half at0 square. 4 times half at0 square minus half at0 square is equal to 3 times half at0 square. हाँ, क्या मिला? x2 मिला। चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। What is x1 plus x2 plus x3? This is the displacement in how much time? बताइए कितना समय में इतना दूर गया है वो? 3t0। इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सीलरेशन a था, 3t0 समय में कितना दूर जाएगा? u इंटू 3t0 दैट इज 3ut0 प्लस हाफ a 3t0 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे x3 निकालना है। कैसे x3 निकालेंगे? हाउ विल गेट x3? अब x1 प्लस x2 प्लस x3 हमें मालूम है, x1 प्लस x2 भी हमें मालूम है, और हमें पता चल गया कि x3 निकालना होगा। तो कितना सिंपल है कि x3 इज नथिंग बट दिस माइनस दिस। इससे इसको माइनस करेंगे, माइनस करो, 3ut0 माइनस 2ut0 क्या हो गया? ut0। ये हाफ a 3t0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर। दिस होल थिंग इज 9 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर, और ये कितना था? ये 4 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर। डिफरेंस निकालो, 9 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर इज 5 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर। 5 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर। देखो तो x1 x2 x3 हमें मिल गया। अब है हमें प्रूफ करना है कि देयर इन AP प्रूफ करना है, मतलब AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो मालूम होगा सबको, नहीं? मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। चलो निकालते हैं, देखते हैं कि x2 माइनस x1 क्या है। x2 क्या आया था? x2 आया था ये, x1 क्या आया था? ये x2 माइनस x1। देखो क्या हो, बताओ, ut0 कैंसिल, 3 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर, 1 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर रह गया, 2 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर। It is 2 times half at0 square difference. 2 times half at0 square is nothing but at0 square. And x3 minus x2 निकालो तो x3 minus x2 है ये, x3 है ये, इससे इसको माइनस करिए, ut0 minus ut0 गया, 5 times half at0 square minus 3 times half at0 square is equal to 2 times half at0 square. It is 2 times half at0 square मतलब at0 square। 10 क्या मिल गया आपको? होगी कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड, x1 x2 x3 आर इन AP। ठीक है, बस और एक तो फॉर्मूला छूट गया, टाइम का फॉर्मूला छूट गया। चलो बता ही देता हूं,
बता देता हूं इसको। बीट नंबर 7, फॉर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and moving with constant acceleration, if the times taken to cover equal consecutive distances are T1, T2, T3, etc., then T1 is to T2 is to T3 is to etc. is equal to 1 is to root 2 minus 1 is to root 3 minus root 2 is to root 4 minus root 3। आगे आप जानते हो इसी सीक्वेंस में समझा देता हूं, बड़े काम की चीज है, ऐसे करके चलेगा, थोड़ा स्पेस क्राइसिस है तो इसे बना दे तो यू अंडरस्टैंड दिस। मैं समझा देता हूं ये स्टेटमेंट नंबर 6 क्या बोलता है। स्टेटमेंट नंबर 7, these are the 7 golden statements one has to keep in mind, ताकि काइनेटिक्स का जो अलजेब्रिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको आप चटाक से कर पाओगे। ठीक है, those who are opting for NEET level preparation they must be aware of all these things, और OUT वगैरह जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 7 को थोड़ा देखिए। स्टेटमेंट नंबर 7 को थोड़ा देखिए क्या बोल रहा है। अगर कोई पार्टिकल रेस से शुरू किया, यहां से शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फॉर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इफ द टाइम टेकन टू कवर इक्वल कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस, इक्वल कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस, मान लो कि यहां तक का डिस्टेंस है x0, यहां तक का डिस्टेंस है x0, ये दूसरा x0, ये तीसरा x0, लाइक दिस। इक्वल कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस को मूव करने के लिए अगर वो T1 लेता है, फिर दूसरा x0 के लिए T2 लेता है, तीसरा x0 के लिए T3 लेता है, T4 लेता है, तो उनका रेशियो क्या है। बिफोर वी गो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, क्या आप मुझे बता सकते हो T1, T2, T3, T4 में से सबसे बड़ा कौन है? समझ में आ रहा होगा तो बोल पाओगे। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा T1, क्योंकि स्लो लेता ना, वेलोसिटी ज्यादा नहीं था। x0 डिस्टेंस जाने के लिए T1 लिया, तब स्पीड बढ़ गया था, नेक्स्ट x0 जाने के लिए T2 टाइम लगेगा, कम समय लगेगा, और कम और कम और कम और कम, ऐसे करके गया। अब वो T1 is to T2 is to T3 का रेशियो हो गया। कैसे? 1 is to root 2 minus 1 is to root 3 minus root 2 and so on। कहने का मतलब है अगर हमको कहा गया what is T1 by Tn, पहला x0 को जाने के लिए, nth x0 को जाने के लिए क्या रेशियो होगा? क्या इस फॉर्मूले को देख के आप कुछ गेस कर सकते हो? जब T1 था तो 1 था, T2 के लिए root 2 minus root 1 मतलब root 1, T3 के लिए root 3 minus root 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? root n minus root over of n minus 1। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? जस्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए छोटे से एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग कोई छत से कोई चीज गिर गया, मतलब रेस से गिरा और ऐसे गिरा यहां तक, पहला आधा डिस्टेंस आने के लिए सपोज ये कोई बहुत बड़ा सा टावर था, तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन को लिख देते हैं, ए बॉल वाज dropped from a tower। ठीक है, अगर if it takes
2 seconds to cover upper half part, then what is total time of flight? ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? बोल रहा है यहां से यहां तक आने के लिए आधा, ऊपर वाला आधा, ये कितना हाइट है? h/2। ऊपर वाला हाफ डिस्टेंस आने के लिए टाइम लगा 2 सेकेंड्स। पूरा टाइम कितना लगेगा? देखो ये फॉर्मूला लगाओ। हम जानते हैं ऊपर वाला हाफ पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ऊपर वाला हाफ पार्ट के लिए अगर टाइम लगेगा t1, नीचे वाला पार्ट के लिए टाइम लगेगा t2। अगर ये होगा t1 तो ये होगा t2। ये हमें समझ में आ गया कि ऊपर वाला हाफ पार्ट का अगर टाइमिंग होता है t1, नीचे वाला हाफ पार्ट का टाइमिंग होगा t2। और हमें ये भी मालूम है कि t1 is 2 seconds। और क्या मालूम है? t1 by t2 is 1 by √2 minus √1, that is 1 by √2 minus 1। t1 कितना है? 2 seconds। तो t2 कितना हो गया? It is √2 minus 1 times t1, that is √2 minus 1 times 2 seconds। t2 मिल गया, t1 मिल गया। अब तो दिल फिर गया, टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। जोड़ दो दोनों को, t1 है 2 प्लस √2 minus 1 into 2, कितना हो गया? ये -2 कट जाएगा तो हो गया 2√2 seconds। कहने का मतलब है these all become oral calculations अगर आप ये सब टेक्निक को यूज करके करोगे तो। So these are the 7 golden formulae of uniform acceleration motion। आप इसको देख लोगे, समझ लोगे, यूज कर पाओगे तो देखोगे न्यूमेरिकल कैसे चटक चटक बन रहे हैं। ठीक है, आज हम इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे।